हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द टॉपिक ऑफ द डीम्ड इनकम्स इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जिनको हम डीम्ड इनकम्स कहते हैं। तो पहले नंबर पे आपको ये समझना है कि डीम्ड इनकम्स होती क्या है, राइट। तो डीम्ड इनकम का एक छोटा सा मतलब बताता हूँ कि जो इनकम हमारी है नहीं, या हमारी मतलब क्लियर नहीं है कि ये हमारी इनकम है कि नहीं है, पर इस एक्ट के अंदर वो हमारी इनकम ही मान ली जाए, वेदर वो किसी भी वे में हो, तब वो चीज़ हो जाती है डीम्ड इनकम, जिसे माना जाता है कि ये आपकी ही इनकम है और होगी। इस वजह से हम उसे डीम्ड इनकम कह देते हैं। तो एक छोटा सा मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें यह है कि कौन कौन सी ऐसी इनकम्स हो सकती हैं जिसे हम डीम्ड इनकम कह सकते हैं, या फिर अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम भी कह सकते हैं, जिसके बारे में हमने डिस्क्लोज नहीं करा, और उसकी प्रोविजंस कैसे करते हैं, ये टॉपिक है आज का हमारा। ठीक है, चलिए। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग अगर लेने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल्स पर ज्वाइन हो सकते हैं। जो चैनल का लिंक है आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर किसी ने कोई क्लासेस लेनी है किसी भी ऑनलाइन वे में किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो वो भी हमसे ले सकता है। उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब कौन सा ऐसा अनडिस्क्लोज सोर्स है जिसको इनकम टैक्स के अंदर एज अ डीम्ड इनकम मान लिया जाता है, और उसकी प्रोविज़न कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है कैश क्रेडिट अंडर सेक्शन 68। तो कैश क्रेडिट क्या है, मतलब कई बार अगर आपकी बुक्स में या असेसी की बुक में कोई ऐसी इनकम नज़र आ रही है जिसके बारे में कुछ ऐसी सम अमाउंट है, या कोई ऐसा कैश क्रेडिट है जिसके बारे में असेसी की बुक में लिखा, मतलब उसे डाला ज़रूर गया है, लेकिन उस असेसी ने, जो असेसिंग ऑफिसर है जो उसकी बुक्स को देख रहा है, उसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी उस इनकम के बारे में कि वो कौन सी नेचर की इनकम है, वो कहाँ से आई है, उसका सोर्स क्या है, या फिर अगर उसने कोई ओपिनियन ऐसा दिया है जिससे असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे वो इनकम अगर उसकी नहीं भी होगी तो भी विदाउट एनी नेचर, मतलब उसने नेचर नहीं बताई, उसका सोर्स नहीं पता हमें, और असेसिंग ऑफिसर उसकी बातों या उसके ओपिनियन से सेटिस्फाई नहीं है, तो वहाँ पे वो इनकम ऑटोमेटिकली किसकी मान ली जाएगी, उस असेसी की ही मान ली जाएगी, यानी उसकी डीम्ड इनकम हो जाएगी वो इनकम। ठीक है, तो ऐसा ही एक केस हम ले लेते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है, ठीक है, जिन्होंने कैश क्रेडिट 10 लाख रुपीज़ अपनी बुक में डाला हुआ है और लिया था अननोन पर्सन से। अब अननोन पर्सन से लिया हुआ है, राइट। तो उसने इस पर्पस के लिए लिया था, यानी उसने ये बताया असेसिंग ऑफिसर को कि मैंने ना, मतलब मिस्टर एक्स ने क्लेम करा, लेकिन मतलब उसने लिखा नहीं था अपनी बुक में। तो जब असेसिंग ऑफिसर ने उससे पूछा कि ये कौन सी इनकम है, तो उसने कहा कि ये मैंने अपने फ्रेंड से उधार में ली है, यानी लेंट करी थी किसी बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, लेकिन उसका एक प्रूफ चाहिए था, जो असेसिंग ऑफिसर ने माना था कि ठीक है भाई, तूने अपने फ्रेंड से ली है, ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन प्लीज़ हमें ये बताइए कि उसका एविडेंस कहाँ पे है। एविडेंस मतलब उसने अगर उधार पे दिया है तो कोई चीज़ तो उसके ऊपर लगी होगी ना, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो होगा, तो वो मुझे दे दीजिए, मैं मान लूँगा। लेकिन उसने ये प्रोवाइड नहीं करा, तो असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुआ कि क्या सच में आपने उस अपने फ्रेंड से इस पर्पस के लिए ली है, तो बिना किसी एविडेंस के वो इस चीज़ को मान नहीं सकता था, तो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो इस वजह से अगर वो उसकी इनकम नहीं भी थी, क्योंकि वो उन्होंने उधार पे ली थी, तो वो उसकी इनकम नहीं भी थी, फिर भी असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 68 का इस्तेमाल किया, वहाँ पे पढ़ा और उस इनकम को क्या मान लिया, एज अ 10 लाख रुपीज़ उस असेसी की ही इनकम उसके पीवाई के अंडर मान ली। यानी जिस पीवाई में उसे लिया था, यानी पिछले पीवाई में की बात है, मतलब पीवाई में अगर उसने वो इनकम रेस करी थी और उसका पता चला था, तो असेसिंग ऑफिसर ने उस पीवाई में उसको एज अ इनकम मानकर चार्ज कर लिया। ठीक है, तो ये होता है एक तरीके से डीम्ड इनकम, कि उसकी इनकम अगर नहीं भी बन रही थी या उसका सेटिस्फाई नहीं हुआ, जो उसने एविडेंस देने की कोशिश करी, असेसिंग ऑफिसर उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वहाँ पे वो इनकम डीम्ड इनकम के अंडर कंसीडर कर ली जाएगी। और सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, वैसे तो लास्ट में आएगा ही कि ये इनकम क्या उसी रेट से टैक्सेबल होगी जिस रेट से हम बाकी इनकम्स को करेंगे, तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। तो क्यों नहीं होगा वो हम लास्ट में बात करेंगे इसके, ठीक है, जब हमारी इनकम्स कवर हो जाएंगी।
उसके बाद आप देखिए सेकंड इनकम है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, सेक्शन 69 के अंदर। तो जब हम बात करते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनकम की, तो अनएक्सप्लेन्ड मतलब क्या होता है, यू कैन से दैट जो इन्वेस्टमेंट मैंने करी है लेकिन अपनी बुक्स में शो करी लेकिन उसके बारे में बताया नहीं। मतलब क्या होता है इसका, कि सपोज करो कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट जो मैंने करी है और बुक्स में उसे डिस्क्लोज नहीं करा, उस केस में या उसके बारे में मैंने बताया नहीं कि ये इन्वेस्टमेंट अगर मैंने करी है तो उसके बारे में बुक्स में मैंने कोई उसका लिखा नहीं या फर्निश नहीं करा मैं कह सकता हूँ, और सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दी मैंने अपने असेसिंग ऑफिसर को कि मैंने क्यों नहीं लिखा उस इन्वेस्टमेंट को अपनी बुक के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर असेसिंग ऑफिसर उसकी बात से सहमत है तो ठीक है। अगर उसने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे असेसिंग ऑफिसर बेचारा कह रहा है कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है यार, कुछ तो एविडेंस चाहिए, तो उसे जब वो एविडेंस या उसे से वो सेटिस्फेक्शन चाहिए तो वो नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे वो सिंपल 69 का इस्तेमाल करेगा। कौन से, सेक्शन 69 का इस्तेमाल करेगा कि भाई अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है आपकी, जिसकी वजह से मैं इसे एज अ डीम्ड इनकम ट्रीट कर रहा हूँ, एज अ इनकम आपकी ही मान के चलूँगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसी उस फाइनेंशियल ईयर की या उस पीवाई की जो इनकम है वो उसी असेसी की मान ली जाएगी, चाहे उसने डिस्क्लोज अपनी बुक्स में नहीं भी करी होगी तो। ठीक है। थर्ड वन है अनएक्सप्लेन्ड मनी। अब आप कहोगे कि भाई इन्वेस्टमेंट भी तो मनी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट यू कैन से दैट कि वो डिफरेंट है थोड़ी चीज़। तो मनी क्या हो सकता है कि कोई भी ऐसी मनी या बुलियन, बुलियन भी एक तरीके से मनी की टाइप ही होती है लेकिन गोल्ड की तरह इन्वेस्टमेंट होती है उसकी, ज्वेलरी का या फिर कोई वैल्यूएबल आर्टिकल, मतलब कोई भी मनी बुलियन ज्वेलरी या वैल्यूएबल आर्टिकल ले लो आप। वहाँ पे अगर ये कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं, अगर जिस असेसी की कोई मतलब सपोज करो कोई असेसिंग ऑफिसर है, वो असेसी की क्या कर रहा है, बुक्स को चेक कर रहा है और वहाँ पे ये चीज़ पता चलती है कि किसी वैल्यूएबल आर्टिकल बुलियन मनी या ज्वेलरी का वो ऑनर माना गया है, या फिर कोई भी ऐसी बुलियन है कोई भी ऐसी मनी है जिसको उसने अपनी बुक्स में नहीं डिस्क्लोज करा, पर ही इज द ऑनर ऑफ दैट मनी और ही इज द या शी इज द ऑनर ऑफ दैट बुलियन ज्वेलरी या वैल्यूएबल आर्टिकल, तो वहाँ पे अगर उसने वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं करी तो सेक्शन 69 सेक्शन 69 ए के अकॉर्डिंग असेसिंग ऑफिसर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, अगर उसे नहीं वो सेटिस्फैक्ट्री लगी, मतलब सपोज करो उसने एक्सप्लेनेशन दे भी दी कि भाई मैंने इस वजह से नहीं लिखा था, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि भाई इसने जो एक्सप्लेनेशन मुझे दी है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है उसके बिहाफ पे, या फिर उसने एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी, किसी भी केस में ऐसा होता है तो सेक्शन 69 ए में वो क्या करेगा, अनएक्सप्लेन्ड मनी उसे लिखकर अपनी बुक्स कह देगा कि भाई ये इसकी ही इनकम है जिसे मैं एज अ डीम्ड इनकम ट्रीट करूंगा इसके फाइनेंशियल ईयर में। कहने का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी इनकम है जिनको हम उसकी डीम्ड इनकम मान लेंगे। तो देखो, अगर वो उसका ऑनर है, हो सकता है किसी वजह से उसने उसे शो नहीं करा अपनी बुक्स के अंदर, वो वैलिड रीज़न है, लेकिन अगर उसका वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड कर नहीं कर पाया असेसिंग ऑफिसर को, तो वहाँ पे असेसिंग ऑफिसर किसी की सुनेगा नहीं। वो ये कहेगा कि भाई आप गलत, आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप सच बोलते तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता, चाहे वो सच बोल भी रहा था, लेकिन एज अ प्रूफ उसे कुछ चाहिए, उसके एक्सप्लेनेशन में कुछ सही होना चाहिए जो उसे सेटिस्फाई करे। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ पे वो आपकी इनकम मानी जाएगी और आपको उसे एज अ अनएक्सप्लेन्ड मनी मानकर 69 ए सेक्शन के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, एज अ इनकम वो आपकी डीम्ड इनकम होगी। फिर आप ले सकते हो अकाउंट्स फॉर द अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा नॉट फुली डिस्क्लोज इन बुक ऑफ अकाउंट। मतलब ये, से एन एग्जांपल, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी है लेकिन उसे मैंने एज अ फुल वैल्यू में डिस्क्लोज नहीं करा। मतलब कोई वैल्यू है आपकी इन्वेस्टमेंट की जिसकी जितनी वैल्यू बनती है आपने उतनी वैल्यू में डिस्क्लोज करना होता है अपनी बुक्स के अंदर, लेकिन किसी ने मतलब किसी असेसी ने या असेसी ने क्या करा है, उसकी फुल वैल्यू नहीं डिस्क्लोज करी, कुछ अमाउंट डिस्क्लोज कर दी है, कुछ अमाउंट नहीं करी। तो जितनी अमाउंट उसने डिस्क्लोज नहीं करी वो भी उसकी इनकम मान ली जाएगी इस केस के अंदर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक ऐसा असेसी पाया जाए जिसने क्या किया, से एन एग्जाम्पल की असेसी है, उसने 300 ग्राम ऑफ गोल्ड जिसकी मार्केट वैल्यू उस समय 25,000 थी, मतलब जब उसने लिया था, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड, जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तो उसने अपने रिकॉर्ड में उसे 15,000 रिकॉर्ड करा। मार्केट वैल्यू थी 25, उसने रिकॉर्ड करा 15। अब ये 10,000 कहाँ गया? अगर तो उसने उसका वैलिड रीज़न दे दिया
कि मैंने ये कर दिया था, ये वो चीज़ें, अगर वो वैलिड हुआ तो ठीक है। लेकिन अगर वो वैलिड रीज़न नहीं है या उसने कोई रीज़न ही नहीं दिया, तो वहाँ पे वो 10,000 को एज अ हिज इनकम या उस असेसी की इनकम मान के डिस्क्लोज कर देगा अपनी बुक्स के अंदर। यानी असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, उस गोल्ड को एज एन एग्जैक्ट वैल्यू जो उसकी 25 है, यानी जो 10,000 का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ले लेगा और उसे सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ना मिलने की वजह से उसे उसकी ही इनकम यानी डीम्ड इनकम मान लेगा। और जब ये डीम्ड इनकम मान ली जाएगी या अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम मान ली जाएगी, तो वहाँ पे उसको फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। क्यों? उसका रीज़न आपको अभी पता चलेगा। लेकिन रीज़न जानने से पहले दो इनकम अभी बाकी हैं, तो वो देख लीजिए। एक है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। सेक्शन 69C क्या कहता है, अगर कोई ऐसा खर्चा है जो आपने डिस्क्लोज नहीं करा। से एन एग्जाम्पल, अगर आप ये चाहते हो कि अगर आपने कोई फालतू मतलब डिस्क्लोज एक्सपेंडिचर तो डिस्क्लोज करोगे ना, उससे आपका क्या होगा, इनकम कम हो जाएगी, प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कम शो होगा, राइट। यानी एज एन एक्सपेंडिचर अगर आप कोई चीज़ शो करते हो तो वो आपकी डिडक्शन होती है, राइट, इनकम टैक्स के अंदर। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आपने कोई ऐसे ही फालतू में खर्चा डाला हुआ है और असेसिंग ऑफिसर आपकी बुक्स को चेक करता है और वो ये पूछता है कि भाई ये खर्चा किस पर्पज़ के लिए डाला है, पहले मुझे बताओ। अगर उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने सही से प्रोवाइड कर दिया तो वो डिडक्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे खर्चे डाले हुए हैं या कुछ कोई ऐसा खर्चा डाला हुआ है जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या जिसकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री आप एओ को नहीं दे पाते, असेसिंग ऑफिसर को नहीं दे पाते, तो वहाँ पे क्या होगा, उस केस में भी आपको वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यही है कि ये डीम्ड इनकम तो नहीं है, पहले मेरी बात को समझ लो, दिस इज नॉट द डीम्ड इनकम। हाँ, एक चीज़ क्लियर है कि ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, बस ये एक छोटा सा अनडिस्क्लोज सोर्स में आता है, ये वैसे डीम्ड इनकम नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि इसके ऊपर टैक्स क्या लगता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम बात करेंगे कि इसके ऊपर कितने % टैक्स लगता है। तो विद द इफेक्ट फ्रॉम 2017 टू 2018, असेसमेंट ईयर 2017 से 2018 के बाद ये कहा गया कि डीम्ड इनकम जो भी इन सभी सेक्शंस में आती हैं, ठीक है, उनको हम 60% फ्लैट चार्ज के साथ क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। और 60% फ्लैट लगेगा, उसके साथ सरचार्ज जुड़ जाएगा। अगर आपकी इनकम सरचार्ज के अंदर आती है तो 25% आपका सरचार्ज भी लगेगा। तो यू कैन से दैट मैक्सिमम सरचार्ज ये लगेगा और आपकी टोटल अगर इंक्लूड कर दूँ तो 78% आपका टोटल टैक्स लगेगा, ठीक है। सो ये आपका वैसे एक प्रोसीजर है, यानी जिसमें आपने याद रखना है कि 60% आपको टैक्स लगाना है फ्लैट। उसके बाद इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप इसकी कैलकुलेटिंग करोगे तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। और अदरवाइज़ एक और चीज़ याद रखनी है कि कोई भी, अब आप कहोगे कि ये मेरी डीम्ड इनकम है तो मैं शायद लॉस इसमें से सेट ऑफ कर पाऊँ, तो नहीं, इनकम टैक्स कहता है कि कोई भी लॉस इसमें से सेट ऑफ नहीं कर सकते आप। ओके, सो चलिए दोस्तों, ये था आज का एक लेक्चर जो आपको डीम्ड इनकम के बारे में बताता है कि डीम्ड इनकम कौन सी है या फिर अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम्स क्या है, सेक्शन 68 से लेकर 69 तक की कहानी, ठीक है। सो बस यही था आज की इस वीडियो में दोस्तों। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो लाइक किए बगैर जाना मत। और उसके लाइक बटन के साथ ही सब्सक्राइब बटन है तो उसमें बेल भी लगी है, तो बेल भी दबा दीजिए। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।